हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे परेशान हैं कि एक वीडियो मिल रहा है दूसरा वीडियो नहीं मिल रहा है, उनको पूरा सेट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ वो लोग प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, प्लेलिस्ट में काफ़ी लंबी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें कथन के लिए अलग है, क्वेश्चन आंसर के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। इंडियन सोशियोलॉजी का जितने भी थिंकर हैं सबकी प्लेलिस्ट अलग है और सारे थिंकर्स की प्लेलिस्ट अलग है। ठीक है, इसके अलावा संघर्षवादी विचारकों की प्लेलिस्ट अलग है। तो हर प्रकार से मैंने पूरा पार्टिसिपेट कर दिया है जितने भी प्लेलिस्ट हैं। इसके अलावा जो यूनिट्स ख़त्म हुई हैं, 6 हो चाहे 3 हो चाहे 5 यूनिट हो, कोई भी यूनिट हो, तो जिस यूनिट में जितने वीडियोस बन चुके हैं उसको भी मैंने डाला हुआ है। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग को लेकर भी मैंने कुछ वीडियोज़ डाले हुए हैं। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट से रिलेटेड हैं। तो प्लीज़ आप लोग यदि चैनल पे आ रहे हैं पहली बार तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है ये हम जान लेते हैं। इसको हिंदी में अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, 2 वर्ग होते हैं जिसमें एक शोषणकर्ता होता है, दूसरा जो है शोषण को झेलने वाला होता है। ठीक है, तो अत्याचार करने वाला, अत्याचार को झेलने वाला, यह जो परिप्रेक्ष्य है वह अत्याचार को झेलने वाले का पक्ष लेता है और उसको मोटिवेट करता है कि उस अत्याचार के विरुद्ध उसको आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो समाज के द्वारा उपेक्षित कर दिए गए, समाज के द्वारा उनको हीन दृष्टि से देखा गया और समाज के अत्याचारों को उन्होंने झेला हुआ है, यह जो परिप्रेक्ष्य है वह उस समूह के लिए बातें करता है, यह उस समूह का हितैषी है। ठीक है, इसके देखिए कौन कौन से थिंकर हैं। डेविड हार्डमैन, ठीक है, ज्ञानेंद्र पांडे, दीपेश चक्रवर्ती, गौतम भद्र, शहीद अमीन, भीमराव अम्बेडकर, रणजीत गुहा, कपिल कुमार। ठीक है, ये इतने थिंकर हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ देंगे। देखिए जो मेन क्वेश्चन आते हैं इसमें सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव में, वो भीमराव अम्बेडकर का आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रणजीत गुहा और डेविड हार्डमैन का भी आ जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर का हम देखेंगे, अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो इसके लिए मैंने भीमराव अम्बेडकर जी का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है और यदि आपको डिटेल में चाहिए तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे उनकी केवल सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करती हूँ कि उन्होंने सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव के बारे में क्या बोला है। देखिए इन्होंने दलित और सवर्ण के बीच की बात बोली है कि जो दलित है वो क्या है, वो शोषित है और जो सवर्ण है वो शोषण कर रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पर उन्होंने अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य की बात की है, दलितों के उद्धार की बात की है, दलितों की हित की बात की है। ठीक है, और उनका मानना है कि ऐसे वेद पुराण और ऐसे शास्त्र हैं जो कि शोषण को बढ़ावा देते हैं, जो सवर्णों को कहते हैं कि तुम दलितों का शोषण करो। ठीक है, तो उन्होंने यही बात कहा कि एक है दलित वर्ग जो जाति में निम्न स्थान पे है और दूसरा है सवर्ण जो कि जाति में उच्च स्थान पर है। उसने अपने लिए विशेषाधिकार बनाए हुए हैं और जो दलित हैं उनके लिए नियोग्यताएं बनाई हुई हैं। ठीक है, कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको ऐसा नहीं करना है, तुम यहाँ पानी नहीं पी सकते, ठीक है, तुम ये नहीं छू सकते, तुम मंदिर नहीं जा सकते। तो उनके लिए नियोग्यताएं हैं और उनके लिए विशेषाधिकार है कि आप जो है हर जगह जाएंगे, हर जगह आप पवित्र माने जाएंगे। ठीक है, तो यही बात उन्होंने कहा कि एक समूह ऐसा है जो कि अत्याचार को सह रहा है यानी कि दलित वर्ग, और दूसरा समूह ऐसा है जो सवर्ण है जो अत्याचार कर रहा है और उसके अत्याचारों को मान्यता मिली हुई है किसके द्वारा, वेद पुराण के द्वारा, उपनिषद के द्वारा। ठीक है, इसीलिए जो भीमराव अम्बेडकर है वो हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म की समाप्ति की बात करते हैं और हिंदू धर्म में जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का वो विरोध करते हैं। ठीक है, मनुस्मृति को उन्होंने जलाया भी था। तो इनका जो दलितवादी परिप्रेक्ष्य है वो किस पे आधारित है, दलितों पर होने वाले अत्याचार पर आधारित है, जो अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य इनका है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में उनके वीडियो में बताया हुआ है। फिर देखिए रणजीत गुहा के बारे में क्या है। रणजीत गुहा ने कहा कि जो इतिहास लिखा गया है हमारा, तो इस इतिहास में जो हुआ है वो अन्याय हुआ है। ठीक है, वो न्याय नहीं हुआ है, यानी यदि इतिहास लिखा जा रहा है तो उसमें सभी व्यक्तियों को बराबर स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, इतिहास में केवल राजा महाराजा संपन्न लोग जो थे उन्हीं का वर्णन किया गया है और शोषित
व्यक्ति जो था, जो शोषण का शिकार था, जो गरीब था, जो दबा कुचला तबका था, उसको पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यही बात उन्होंने कहा कि ये जो इतिहास लिखा गया ये बिल्कुल विरोध का पात्र है, क्योंकि इस इतिहास में पक्षपात किया गया है और ये जो इतिहास है वो उच्च वर्ग के हितैषी है। ठीक है, इसमें निम्न वर्ग को नहीं शामिल किया गया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए। तो रणजीत गुहा का देखिए मेन जो अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य वो इस पे है कि इतिहास में क्या हुआ है, अधीनस्थ लोग जो है उनको छोड़ दिया गया, जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब है, परेशान हैं, उनको छोड़ दिया गया, जो इन पे भारी अत्याचार हो रहा था उनको इतिहास में स्थान नहीं दिया गया। तो इनका जो बेसिक अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य है वो इतिहास को पुनः लिखने की बात करता है कि इतिहास को फिर से लिखा जाए और इस बार जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें सभी प्रकार के लोगों का बराबर स्थान होगा, चाहे वो गंगुतेली या फिर राजा भोज जो भी हो। ठीक है, सबको स्थान दिया जाएगा, चाहे वो गरीब हो, परेशान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो सभी वर्ग जो हैं निम्न से लेकर उच्च वर्ग सभी की बातें उसमें लिखी जाएंगी और सबको बराबर स्थान मिलेगा, न्यायपूर्ण इतिहास लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए रणजीत गुहा कहते हैं कि इतिहास को पुनः लिखा जाए और इस बार जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें गरीब, किसान, दलित, भूमिहीन, श्रमिक, शोषित किसान सभी पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं कि हम जो है ज़्यादा हमारा लिखा जाएगा, हमारे बारे में ज़्यादा चीज़ें लिखी जाएंगी और इनके बारे में कम, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बराबर न्यायपूर्ण इतिहास लिखा जाएगा। तो इनका देखिए कीवर्ड यही है कि इतिहास के पुनः लेखन की बात करते हैं ये, और जो इतिहास में अन्याय हुआ है उस अन्याय की मुक्ति की बात करते हैं। देखिए न्याय की बात अधीनस्थ समूह में की जाती है, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के साथ हो रहे अन्याय की बात की और उनको न्याय मिलना चाहिए इसके बारे में कहा। उसी तरह से रणजीत गुहा ने भी कहा कि जो अधीनस्थ है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो अत्याचार के शिकार लोग हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को मुक्त करके उनको, ठीक है, न्याय दिया जाए। तो न्याय की बात करते हैं अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य के लोग। फिर देखिए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन का विरोध करने के कारण अधीनस्थ समूह में अपने शोषण के विरुद्ध लड़ने की चेतना आई। ठीक है, क्योंकि देखिए जो ब्रिटिश शासन था उसको भगाने के लिए अपने देश से सभी वर्ग के लोग जो है एकजुट हुए थे, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो कोई भी महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग क्या करते थे, क्रांतिकारी बन के भूमिगत जगहों पर रहकर उनके विरुद्ध क्या करते थे, मुहिम छेड़ दिया था उन्होंने। ठीक है, एक एक करके अंग्रेज़ों को मारना है, फिर उनको परेशान करना है, उनको यहाँ से भगाना है। तो जब उन्होंने ऐसा काम शुरू किया, जो अभी तक दलित थे, जिनको छूना भी लोग पाप समझते थे, वो जब बराबरी पे हिस्सा लेने लगे देश को आज़ाद कराने के लिए उस आंदोलन में, तो उनके अंदर भी चेतना है कि हाँ हम भी मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है इसके विरुद्ध यदि हम खड़े हो जाएं तो हम भी इससे मुक्त हो सकते हैं, हम अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, हमें बराबरी का हिस्सा मिल सकता है। तो ये जो चेतना आई और यही चेतना जो है आंदोलनों की आधारशिला बनी। बाद में एक के बाद एक आंदोलन वो करते गए। ठीक है, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, अपनी स्थिति को सुधारा, सफल रहे वो। ठीक है, किसानों में भी विद्रोह हुआ। ठीक है, जो किसान दबे कुचले थे और कर न देने पर उनसे भूमि छीन ली जाती थी और फसल न होने पर भी उनको कर देना पड़ता था, तो काफ़ी अत्याचार उनको झेलना पड़ता था। फिर जब उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू की तो उन्होंने सोचा कि अब वो कर के विरुद्ध भी आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, तो कृषक आंदोलन की आधारशिला भी यही बना कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनके अंदर हिम्मत हुई कि हाँ हम भी लड़ सकते हैं, हम ब्रिटिश शासन को जब भगाने के लिए लड़ सकते हैं तो हम और भी चीज़ों के लिए भी लड़ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए डेविड हार्डीमैन का जो सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव है, अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य, इन्होंने देखिए भारत में शोषितों, दलितों और आदिवासियों का अध्ययन किया। इनका जो देखिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट था अधीनस्थ समूह में वो आदिवासियों से संबंधित था। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो प्रभु वर्ग होता है, यानी जो उस क्षेत्र में धनी वर्ग होता है, चाहे वो साहूकार हो चाहे कोई भी हो, तो वो क्या करता है, वो कर्ज देता है आदिवासियों को कि हाँ तुम्हारे यहाँ ये चीज़ है तो हमसे इतना पैसा ले लो, बदले में हमको इतना ब्याज चाहिए। ठीक है, तो आदिवासी बहुत गरीब होते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो ब्याज चुका सके, तो जीवन भर वो केवल ब्याज ही चुका पाते थे और जो उनका असल पैसा था वो बना रहता था। ठीक है, तो यही बात उन्होंने कहा कि जो शोषण हो रहा है आदिवासियों का साहूकारों के द्वारा,
ठीक है। और इस शोषण के लिए उनका जो फंडा था, वो फंडा क्या था? राजसत्ता, ठीक है। यानी उनको अंग्रेज़ों द्वारा जो वहाँ की सत्ता थी, जागीरदार जो थे वहाँ की सत्ता के द्वारा उनको मान्यता मिली हुई थी, क्योंकि उनको भी वो कुछ नजराना देते थे। और उसी सत्ता का प्रयोग करके, यानी जब उनका पैसा वो लोग नहीं देते थे, आदिवासी लोग नहीं वापस करते थे, तो वो सैनिकों के द्वारा प्रेशर डलवाते थे, ठीक है। तो राजसत्ता का प्रयोग करते थे उनके शोषण के लिए वो। फिर देखिए देवी आंदोलन क्या था। यह देखिए आदिवासी समूह द्वारा किया गया एक आंदोलन था। तो देवी आंदोलन जन्मा क्यों? देवी आंदोलन देखिए इसलिए जन्मा क्योंकि जो आदिवासी समूह था वहाँ का, वो मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, झूठ बोलते थे, स्वच्छता का पालन नहीं करते थे, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाते थे, ठीक है। इसके अलावा मांस मदिरा के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, बीमार हो गए तो भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, स्वच्छता का पालन नहीं करते थे तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, और वो जाकर सीधा साहूकार से ले लेते थे, और साहूकार का कर्ज भरते भरते ही उनको उसका ब्याज देते ही उनके पूरे जीवन बीत जाती थी, और उनके बच्चे भी बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करते थे। तो बहुत ही बुरी स्थिति थी, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति हो जाती थी उनकी, ठीक है। तो इसी के विरुद्ध एक आंदोलन चला था, यानी देवी आंदोलन। तो ये एक साइकोलॉजिकल आंदोलन था, लोगों पर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रयोग करके, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके दिमाग को चेंज करके, ठीक है, कैसे बदला जाता था देख लेते हैं। इसमें देखिए देवी आंदोलन में ऐसा माना जाता था कि किसी एक व्यक्ति में देवी की आत्मा जो है प्रवेश कर जाती थी, ठीक है। और जब उस व्यक्ति में वो आत्मा प्रवेश करती थी तो वो जाकर पहाड़ी के पास बैठ जाता था, ठीक है, जो गांव की पहाड़ी थी उसके पास। और जब बैठ जाता था तो लोग उसको नतमस्तक करके पहाड़ी के पास दौड़ते थे। तो वो व्यक्ति जो है कुछ चीज़ें करके, जैसे सर हिलाते हुए, आँखों गोल गोल करते हुए, तो मतलब ऐसा लगता था कि देवी की आत्मा प्रवेश कर गई है, ठीक है। तो वो बोलता था कि मांस नहीं खाना है फला व्यक्ति को ये नहीं करना है, उसको मदिरा नहीं पीना है, ठीक है। तो देवी के मुंह से जो चीज़ निकलती थी सभी लोग उसका पालन करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा आदिवासी समुदाय जो है वो मांस और मदिरा को छोड़ता चला गया, ठीक है। बीमारी भी दूर होती चली गई क्योंकि वो स्वच्छता से रहने लगे। तो ये देवी आंदोलन जो था वो लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करके उनके अंदर चेंज लाना था, ठीक है, जिससे वो साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो सके और उनके जीवन में जो कष्ट है वो कम हो सके। तो इससे क्या हुआ कि वास्तव में वो मानते थे कि उस व्यक्ति में देवी आ गई है, और यदि हम पालन नहीं करेंगे उनके बताए हुई चीज़ों का तो देवी नाराज़ हो जाएगी, हम पर कोपित हो जाएंगी, तो हमको नुकसान पहुँचाएंगी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनका पालन करते थे। धीरे धीरे सभी जो पूरा समुदाय था वो मदिरा का सेवन बंद कर दिया, मांस का सेवन बंद कर दिया, स्वच्छता से रहने लगे, सत्य बोलने लगे और एक सात्विक जीवन जीने लगे, ठीक है। और वो साहूकार के चंगुल से भी मुक्त हो गए, ठीक है। ठीक है, तो फिर देखिए डेविड हार्डमैन ने कहा कि ये जो आंदोलन चला था इससे उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आया और उनके पूरे कष्ट ही दूर हो गए, ठीक है। तो देवी आंदोलन क्या है ये याद रखिएगा। फीडिंग ऑफ बनिया, बनिया को दूध पिलाना। देखिए डेविड हार्डमैन ने एक पुस्तक लिखी है फीडिंग ऑफ बनिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें उन्होंने बताया कि जो अधीनस्थ समूह है, ठीक है, यानी जो आदिवासी समूह है उस पर जो अत्याचार किया जा रहा है बनिया के द्वारा यानी साहूकार के द्वारा, उस अत्याचार को करने के लिए वो राजसत्ता का प्रयोग करता है, वो राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे जागीरदार जो हो गए, जमींदार वगैरह हो गए, तो उनको वो नजराना देकर उनसे कुछ सैनिक लेता है और उस सैनिक के बल पर वो लोगों पर दबाव बनाता है पैसे को वापस करने के लिए, ठीक है। और इसी से उसकी जो शक्ति है वो प्रदर्शित होती है और लोगों पर और अत्याचार करता है वो, ठीक है। तो ये शक्तियाँ जो है, ये जो हो रहा है ये प्राचीन काल से लेकर अब तक हो रहा है, ये बात डेविड हार्डमैन ने कहा। लेकिन जब देवी आंदोलन चला तो काफ़ी चेंज आया, पूरा जो सिस्टम था वो चेंज हो गया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है और इंडियन सोशियोलॉजी का चैप्टर हम फिनिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने केवल सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव जो था वो वही बताया है और एक्स्ट्रा इनके जीवन से संबंधित और चीज़ें जो थी वो मैंने नहीं बताया है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, ठीक है, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।